classes. So today we are going to start with a new chapter named as polymers. Basically आपके बुक में तो नाम है उसका Introduction to Polymer Chemistry. So guys, डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं. We are not going to deal with any other stuffs like कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पीपल आर जस्ट आपको दिमाग में भी लॉकडाउन लग चुका है. बिकॉज पेपर होते थे, बहुत कम लोग पेपर देते हैं. ऑल टुगेदर इन दिस ग्रुप देयर आर ऑल टुगेदर अबव 60 स्टूडेंट्स. और पेपर कितने लोग के आते हैं? यू नो इट वेरी वेल. बहुत कम लोगों के पेपर आते हैं और लेक्चर्स भी बहुत कम लोग देखते हैं और डाउट भी बहुत कम लोग पूछते हैं. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. जुलाई अगस्त भी डोंट नो ये कब ओपन होगा. लेकिन जब ओपन होगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जब ओपन हो जाएगा, हम लोग क्लासेस जाने लगेंगे, तब पढ़ाई करेंगे, देन इट विल बी टू लेट. ओके, तो यहाँ लेट नहीं करते, जंप ऑन टू द टॉपिक. ठीक है, चलो देखो. Today we are dealing with polymers. What is polymers? देखो polymer जो word है, it is made from Greek words. दो यहाँ पे टर्म है. The first term is poly. Poly का मतलब क्या होता है? What do you mean by poly? Poly means what? Poly means many, बहुत ज़्यादा. आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा polynomials मतलब बहुत ज़्यादा. दूसरा जो word है वो किससे बना है? Merge से. Merge मतलब small unit या small compartments. तो बेसिकली ये दोनों टर्म मिला के होता क्या है कि छोटी छोटी यूनिट कहीं जमा हो रही है. बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट है. बेसिकली आपको समझाता हूँ मैं एक सिंपल से एग्जांपल से. ब्रिक पता है आप लोग को? ईंट. जब एक ईंट को दूसरे ईंट पे ऐसे रखते और सीमेंट डाल करके क्या बनता है? एक वॉल बनता है. तो वो जो ईंट है, द ब्रिक विल बी योर मर्ज और यू कुड से द यूनिट, स्मॉल यूनिट. और जो वॉल बड़ा सा बन के तैयार हो गया ना, दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलीमर. तो इस छोटे, जब बड़ी वॉल का नाम है पॉलीमर, तो इस छोटे वॉल का भी, इस छोटे से ब्रिक का भी तो कुछ नाम होगा ना. यस, द नेम इज मोनोमर. समझे? तो स्मॉल यूनिट्स जो है, यहाँ पे जो आपकी स्मॉल यूनिट है इन पॉलीमर, दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को. दीज आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. ये सिंपल एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, 3 एटम वाले, 4 एटम वाले, 10 एटम वाले, कितने एटम वाले भी हो सकते हैं. ठीक है, इनको ही बार बार रिपीट करके क्या बनता है? पॉलीमर्स बनता है. तो बेसिकली पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स एक बहुत ही ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास वाला एक कंपाउंड है जिसमें क्या रिपीट होता है? मोनोमर्स बार बार रिपीट होते हैं. जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए है. अब ए को मैंने प्रोसेस किया, केमिकल प्रोसेस किया, जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. उसको मैं बताऊंगा आगे क्या है. पॉलीमराइज किया तो ये क्या बन जाएगा? ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड. अब ये जो ए है ना, ये नंबर ऑफ ए है, एन नंबर है. ठीक है, तो ये जो नया प्रोडक्ट बनाना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं. और ये जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं. सो गाइस, पॉलीमर्स कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आप चैप्टर में पढ़ेंगे. और मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है. ठीक है, पॉलीमर्स इतनी बस आगे देखो. सिंपल. पॉलीमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड. पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. अच्छा, आप लोग 12th में आ गए हो. आई होप आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझता होगा. ऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन का प्रेजेंस होना एसेंशियल है. मतलब वो कंपाउंड या वो पॉलीमर जिसमें कार्बन है. और इनऑर्गेनिक मतलब विदाउट कार्बन. आई कुड राइट ओवर हियर, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कार्बन नहीं है. दिस मींस व्हाट? कैंसिलेशन शोज दैट कि वहां पे कार्बन नहीं है. एग्जांपल ले लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, या फिर आप बेकलाइट ले लो. इन सब में कौन प्रेजेंट होता है? इन बोथ ऑफ दिस कार्बन इज प्रेजेंट. यहाँ पे ले लो सिलिकॉन्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है. या फॉस्फोजीन्स ले लो, फॉस्फोजीन्स या फॉस्फोसाइंस, इनमें आपका कार्बन नहीं होता. ये देखो, ये दोनों भी पॉलीमर है, ये दोनों भी पॉलीमर है. दोनों बहुत यूजफुल है. देखो, इन दोनों आपकी बुक में है नहीं, तो इसका कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है. ये जो है ना, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी. वायर जो होता है ना, वायर जो आपके घर में वायर होता है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, या करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इसकी होती है. या घर में जो पाइप होता है वो इसकी कवरिंग होती है. बेकलाइट शीट तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल शीट होता है जो घर में दरवाजे वगैरह, विंडो के लिए काम में आता है. ठीक है, सो दीज आर द पॉलीमर्स. ये ऐसे होते हैं. अब गाइस, ये आपके लाइफ में कहाँ है? घर में. देखो, अगर मैं ये बोलूं
कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद लाइफ, आपकी लाइफ किससे बनी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी इज यू कुड से आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। यही 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। भाई प्रोटीन से तो सब कुछ बना है ना, तो प्रोटीन इज नथिंग बट अ पॉलीमर, वो भी क्या है? पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, ठीक है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर, फाइबर इज अ पॉलीमर। आपके घर में बॉटल जिससे आप पानी पीते हो, फाइबर, जिसमें आप खाना खाते हो प्लेट, वो भी फाइबर का बना है, तो वो भी पॉलीमर। बॉटल जो प्लास्टिक का बनता है वो पॉलीमर। एसी जिस पे काम करता है वो पॉलीमर। टिफिन बॉक्स एवरीवेयर यार, हर जगह पॉलीमर। आर्टिफिशियल हार्ट पॉलीमर, कपड़ा लिनन कॉटन पॉलीमर, बेकलाइट हो गया पॉलीमर, पाइप हो गया पॉलीमर, कारपेट है, कारपेट भी डेक्रॉन का बनता है, कर्टन डेक्रॉन के बनते हैं, वो भी पॉलीमर। मतलब एवरीवेयर पॉलीमर इज देयर, हर जगह। कपड़े से लेके आपके फाइबर भी है, कपड़े से लेकर के आपके गाड़ी से लेकर के आपके घर में लेके एवरीवेयर पॉलीमर इज देयर। सो आई कुड से कि आप रह कहाँ रहे हो, यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर हो चाहे आपके बॉडी के बाहर हो। द फैक्ट इज दैट गाइस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, molecular biology, biomedicine, in all these fields, polymer chemistry is playing very significant and important role to add advantage to the new discovering areas. जो इनके बायोफिजिक्स हो गया या जो मैंने अभी फील्ड के नाम बताए, इनके जो नए नए एरियाज है यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? यस, वेरी गुड, बायोकेमिस्ट्री, सॉरी पॉलीमर केमिस्ट्री की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? देखो इसी वजह से ये जो इतना सारा जो मैं बताया, एवरीवेयर केमिस्ट्री इज देयर, सॉरी एवरीवेयर पॉलीमर इज देयर, हर जगह पॉलीमर है। तो पॉलीमर होने की वजह से आपको इस चैप्टर में, आपको 12th में एक चैप्टर दिया गया, ठीक है। और उस चैप्टर में है क्या बेसिकली? उस चैप्टर को आप बेसिकली ब्रॉड लेवल पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, सिर्फ पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है, कैसे कैसे किस तरीके के पॉलीमर होते हैं। और दूसरा पार्ट है फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं उनके एग्जांपल। दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मोस्टली इन 3 लेक्चर्स आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, उससे पहले ही हो जाएगा, ठीक है। इन 3 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से बेटरली आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में पॉलीमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वर्ल्ड में हर कंट्री में कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 रिसर्च सेंटर है पॉलीमर्स पे। पॉलीमर्स पे रिसर्च हो रहा है। जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी चीजें होती हैं, उन पे रिसर्च करा जा रहा है कि किस तरीके से पॉलीमर को यूज करके उनको लाइट वेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या है पॉलीमर्स के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं इस पे लिखते हैं बिकॉज क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग है और बहुत बड़ा इसका क्लासिफिकेशन है। इट्स वेरी इजी, इंडियन थोड़ा सा इसका बड़ा है, दैट्स इट। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब हमें पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स, कि सोर्स और ओरिजिन, कि मतलब आपका जो पॉलीमर है वो किससे बना है, क्या सोर्स है उसका। तो सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स कुड बी, द फर्स्ट वन इज नेचुरल। क्या सोर्स है इसका? नेचुरल। अब नेचुरल में गाइस जो पहला आता है, द फर्स्ट वन इज एनिमल ओरिजिन, एंड द सेकंड वन कम्स आउट टू बी प्लांट ओरिजिन। अब एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन में डिफरेंस क्या है? मतलब वो पॉलीमर जो एनिमल से बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शीप जो होती है वो क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? वुल प्रोवाइड करते हैं। वुल इज नथिंग बट अ पॉलीमर। यस गाइस, वुल इज नथिंग बट अ पॉलीमर। जैसे कि शीप से क्या मिलता है आपको? शीप से यू गेट वुल और यू गेट सिल्क। सिल्क इज आल्सो अ पॉलीमर। ये कहां से मिलता है आपको? सिल्क वॉर्म से मिलता है, बराबर। तो ये दोनों क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल व्हिच कम्स अंडर एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन में क्या है? बेस्ट इज कॉटन। कॉटन किससे मिलता है आपको? कॉटन प्लांट से। यस और नो? कॉटन प्लांट से आपको मिलते हैं। एंड द सेकंड वन इज लिनन कपड़ा पहना होगा आप लोगों ने, देखो अभी तो नहीं मिलता है, समर में मिलता है लिनन क्लॉथ जो बड़ा सॉफ्ट होता है। इट इज मेड फ्रॉम द प्लांट फ्लैक्स। एक प्लांट होता है, मैं आपको इमेज भेजूंगा, यूट्यूब के वीडियो सेंड करूंगा ग्रुप में।
बहुत ही ईजी होता है, मतलब प्लांट होता है उसको सुखाने के बाद वो फर्दर प्रोसेस करके उससे लिनियन बनाया जाता है। और एक एग्जांपल है इसका विच इज वेरी इजी, दैट इज रबर। रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है, ये कहाँ से मिलता है आपको? ये बार्क, ट्री की जो बार्क होता है ना, बार्क समझते हो? ट्री का जो आउटर कवरिंग होता है जो ब्राउनिश कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड एज बार्क। वो बार्क को थोड़ा सा शार्प नाइफ से कट करने के बाद उसमें से मिल्की व्हाइट लिक्विड बाहर आता है, उसको जमा करने के बाद दे प्रोसेस इट, ठीक है। ये भी मैं आपको इमेज भेजने वाला हूँ, आप लोग देखना और समझना, ठीक है। तो बार्क ट्री से मिलता है। एक्चुअली वहां से लोग बार्क में से क्या जमा करते हैं? लेटेक्स। ये लेटेक्स से फर्दर इन लोग क्या बनाते हैं? रबर बनाते हैं। दैट्स व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड एज लेटेक्स। समझ में आया? सिंथेटिक। ओके, सो सेकंड वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या है? मैन मेड है। मतलब होगा क्या यहाँ पे? ये आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाएंगे और 1, 2 या 3 मोनोमर को मिलाया जाएगा, या फिर हो सकता है एक ही मोनोमर को बार बार रिपीट करके बनाया जाएगा, और जब ये बनेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर। बेस्ट एग्जांपल इज नाइलॉन। नाइलॉन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। मतलब कोई नेचुरल पॉलीमर को लिया और उसको अपने हिसाब से उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, और उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया, और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी आप अपने तरीके से चेंज कर दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ये हो गया आपका सेमी सिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, सेमी सिंथेटिक नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ऐसे पॉलीमर बनाए जाते हैं जो नॉन इन्फ्लेमेबल हो, मतलब अगर उसको आप जलाओगे तो वो जलेगा नहीं, ठीक है गाइस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन देयर आर ऑल टुगेदर 3। द फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज सिंथेटिक जिसको मैन मेड भी बोला जा सकता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैन मेड, एंड द थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक व्हिच इज आपने नेचुरल पॉलीमर को थोड़ा सा चेंज किया अकॉर्डिंग टू योर नीड, the properties change, that is called as semi synthetic, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, मैं थोड़ा हट जाता हूं, we'll go for okay guys। so next is what classification based on chemical structure, कि आपके मोनोमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, let's go here। the first one is what? linear। the first one is linear or straight chain polymer। ये कौन सा पॉलीमर होगा? लीनियर स्ट्रेट। अच्छा, मोनोमर नहीं है, पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होगा, वो लीनियर है, स्ट्रेट है, या ब्रांच है, या क्रॉस लिंक है, ठीक है, वो पढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, एंड द थर्ड वन इज नथिंग बट क्रॉस लिंक्ड इसका एक और नाम है, दैट इज नेटवर्क पॉलीमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अच्छा देखो, ये सिंपल है। जब मोनोमर को आपने पॉलीमराइज किया, एक मोनोमर को लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए, एन नंबर ऑफ ए है, इसको मैं जब मैंने पॉलीमराइज किया, क्या किया? पॉलीमराइज किया, तो ये क्या बन गया? ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए। ये दिख रहा है आपको? एकदम स्ट्रेट चेन में बना, बराबर, ये स्ट्रेट चेन में बना। तो जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के लिंकिंग एकदम स्ट्रेट चेन को फॉलो करती है, लिनियरली फॉलो करती है, तो वैसे पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखने वाली जो बात है वो क्या है कि ये बाई फंक्शनल है। क्या ये? बाई फंक्शनल, मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, देयर विल बी 2 फंक्शनल ग्रुप, और इधर एक से अल्कीन्स। क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट? अल्कीन्स होगा, हमेशा याद रखना। क्या होगा प्रेजेंट? अल्कीन्स होगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं बाय फंक्शनल ग्रुप। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ब्रांच चेन कैसा? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो देखो, अगर ये मेरा पॉलीमर है तो ये मेरा ऐसा हो सकता है। स्ट्रेट चेन मतलब सीधा चेन है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिमेंबर दैट, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट चेन है। चेन आपके पास स्ट्रेट होगा, मतलब इसमें से कोई बॉन्डिंग या इधर उधर से कुछ निकला नहीं, बट इट विल बी स्ट्रेट, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इट विल बी लाइक दिस आल्सो, सिंपल स्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन पॉलीमर है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है ये नॉर्मली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए
अब ये इसका जब पॉलीमराइज किया तो ये ए तो था ही, लेकिन ए के साथ ए आया और यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया, ए आ गया, चाहे हो सकता है यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, मतलब देयर विल बी अ ब्रांच, एक ब्रांच होगा, ठीक है। वो चीज याद रखना आप लोग, इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, इट विल बी अ ब्रांच। अब इसको अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये मेरा बन गया, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया, यहाँ पे ब्रांच हो गया। If this is A, this is B and this could be C, तो मैं इसको बना सकता हूँ as A का है ये, this is the structure of B and C का फिर कैसा होगा, it will be like this, देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लिंक है, क्या है, लिंक है। एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग, over here you could see there is a link। तो ये theoretical part है, इसमें आपको कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी, दैट्स इट, समझ जाओ कि है क्या और कुछ चीजें याद रख लो। जैसे कि इसमें याद रखना है कि दिस विल बी अ ट्राई फंक्शन, क्या होगा ये, ट्राई फंक्शन, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पता फंक्शनल ग्रुप 3 हो गए, मतलब 3 जगह से बॉन्डिंग बना सकता है, 3 जगह बनाने की वजह से ही तो एक एक्स्ट्रा आपको क्या मिल गया, आपको ब्रांच मिल गया, देखो ना 1 2 और यहाँ पे आगे 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, सी टाइप का, इसमें रिमेंबर वाली बात ये है कि जैसे देखो ये बाई फंक्शनल था, दिस वाज बाई फंक्शनल, इट वाज ट्राई फंक्शनल, तो ये क्या होगा, टेट्रा फंक्शनल, नहीं, इट विल बी पॉली फंक्शनल। क्या होगा ये, पॉली फंक्शनल। पॉली फंक्शनल होने की वजह से बहुत ज्यादा ही इसमें लिंकअप हो जाता है, बहुत ज्यादा लिंक हो जाता है, क्रॉस लिंक बना जाता है, इस वजह से तो इसका नाम है नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप इसका बेकेलाइट की, किसकी ले लें एग्जांपल, बेकेलाइट की एग्जांपल ले लें। इसका एग्जांपल ले तो मैं क्या है, दिस इज एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, एंड दिस इज कॉल्ड एज पीवीसी, ये पीवीसी है या पॉलीथीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द 3 एग्जांपल। तो याद रखने वाली क्या चीज है, द फर्स्ट वन विल बी व्हाट, बाई फंक्शनल होगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन विल बी बाई फंक्शनल, और इसमें जो ग्रुप्स नॉर्मली आते हैं अल्कीन्स आते हैं। एग्जांपल क्या है, पीवीसी एग्जांपल है, चेन्स वुड बी लाइक दिस। सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि इसमें चेन्स ऐसे होंगे, इंपॉर्टेंट इज ट्राई फंक्शनल एंड एलडीपी, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीमर। देखो पीवीसी हो गया, लो डेंसिटी पॉलीमर हो गया, चाहे बेकेलाइट हो गया, ये मैं आपको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से बनता है, एक एक छोटे छोटे जर्रे से जर्रे, एटम से एटम तक का। थर्ड वन इज क्रॉस लिंक। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो पॉलीफंक्शनल होगा, बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, 2 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, इस वजह से इसमें ब्रांच नहीं बनता है, ना ही स्ट्रेट चेन जाता है, इसमें डायरेक्टली क्या होता है, क्रॉस लिंक, एक के बाद लिंक बन जाता है। एग्जांपल इज बेकेलाइट और मेलामाइन भी लिख सकते हैं, मेलामाइन, ठीक है। इन सब का प्रोडक्शन किस तरीके से बनते हैं, प्रोसेस मैकेनिज्म हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन polymerization. What is polymerization? It's a process by which low molecular masses of monomers gets converted, gets linked with each other to form big molecules, big molecular mass, ठीक है। अच्छा ये कैसे लिंक होते हैं, you can use catalyst, you can use high temperature, you can use pressure, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। See over here, जैसे for example आपने लिया low molecular mass, low molecular मोनोमर लिया, ठीक है, मोनोमर लिया। अब ये जो मोनोमर है ना, ये रिएक्टिव ग्रुप है। कैसी ग्रुप है ये रिएक्टिव ग्रुप है। अब इसमें आपने यू कैन यूज टेम्परेचर, मैं हीट लिख देता हूँ, टेम्परेचर डाल दिया, या फिर आपने प्रेशर यूज किया, या फिर आपने कोई कैटलिस्ट यूज किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्री व्हाट विल हैपन, ये जो स्मॉल या लो मॉलिक्यूलर मोनोमर है, इट विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लार्ज मॉलिक्यूलर मास। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो मॉलिक्यूलर मास मोनोमर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए ऑल टुगेदर ये सब यूज कर रहा है, और ये सब यूज करने के लिए ऑल टुगेदर वी हैव 3 प्रोसेसेस। जो पहला प्रोसेस है दैट इज एडिशन। पहला प्रोसेस क्या है, एडिशन। दूसरा प्रोसेस इज कंडेंसेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो आज हम लोग भी करने वाले हैं कौन सा, एडिशन। एडिशन में क्या होता है,
याद रखने चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है, एडिशन में नो मॉलिक्यूल्स विल लीव, राइट, विल लीव। मतलब इसका क्या है कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा, जैसे मोनोमर बनेगा, मोनोमर जमा हुआ, अब ये मोनोमर रिपीट होते प्रोसेस होते होते एक बड़ा सा पॉलीमर बनने वाला है, बराबर। तो इस प्रोसेस के दरमियान में there will be no molecule which will going to leave these monomers। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होगा मोनोमर का, वो सारे के सारे आपको एंड में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो 30 पार्ट है, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एंड में आपको जाके जितने बार रिपीट हुआ टोटल एंड में मिल जाएगा, बीच में कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ मोनोमर इज रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, चाहे वो मोनोमर प्रोडक्ट में बने, यहां से प्रोडक्ट में जाए तो बीच में कहीं भी वो लूज नहीं होगा। ये चीज याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एडिशन कहां पे होता है? ये डबल बॉन्ड की तरफ होता है। कहां पे होता है? जो भी कंपाउंड डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनमें ये एडिशन प्रॉपर्टी शो करता है, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल पॉलीमराइजेशन। अच्छा गाइस, रिमेंबर वन थिंग, अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यूज आता है, वन सेंटेंस आता है, नेम द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आती है। तो ये जो थियरीज है ना, इसमें यही सब आएगा, आपको शॉर्ट नोट करने नहीं बोलेगा। ज्यादा क्या बोल सकते हैं? क्लासिफाई पॉलीमर्स, दैट्स इट। उसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा, या सब कुछ करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए, बहुत पेपर इजी बनाए। तो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैं लिखा हुआ यहाँ पे, बाकी आपको मेरे लेक्चर देखने के बाद थॉरली टेक्स्ट बुक तो रीड करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे यू आर डूइंग ऑल दैट स्टफ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ ओरली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं उसको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एडिशन नॉर्मली कहाँ होता है? अक्रॉस द डबल बॉन्ड। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल पॉलीमराइजेशन। एडिशन का जो एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर होगा, मोनोमर से जब वो पॉलीमर तक जाएगा, इस दरमियान वो एक भी मॉलिक्यूल लूज नहीं करेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग इथीन का, ये एथिलीन का एग्जांपल लेते हैं, जिससे क्या बनेगा आगे चल के? पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। अब इथीन जो होता है कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये आपको n नंबर में प्रेजेंट होगा, तो कैन यू सी ओवर हियर ये डबल बॉन्ड है। इसी डबल बॉन्ड को जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको विनाइल समझाता हूँ कि विनाइल क्या होता है। विनाइल हो गया ना, तो विनाइल समझ लो। देखो RCH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कंपाउंड को R कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के कार्बन में जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सी ग्रुप बोलते हैं? विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो एडिशन मॉलिक्यूल एडिशन प्रोसेस है गाइस, ये ऑल टुगेदर 3 स्टेप्स में होता है। एक्चुअली इसके मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है? पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा क्या है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। मतलब जैसा नाम है वैसा इसका काम, चेन बनेगा, लेकिन यहाँ पे वो स्टार्ट होगा, यहाँ पे वो प्रोपोगेट होगा, मतलब बड़ा होता जाएगा, और एंड में आएगा आपका, सही समझा आप लोग, चेन टर्मिनेशन। मतलब हमने चेन को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना, चेन इनिशिएशन जो सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एसिटाइल परऑक्साइड। एसिटाइल परऑक्साइड, और भी दूसरे सारे एग्जांपल दिए टेक्स्ट बुक में, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल परऑक्साइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया O here O, and again C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया अगेन CH3। ध्यान से देखना, अब सबकी वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाइड है। अब ये जो चेन इनिशिएशन का काम जो है ना, ये क्या करता है? ये फ्री रेडिकल निकाल के देगा। क्या देगा? फ्री रेडिकल। तभी तो चेन इनिशिएट होगा ना। तो कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जहां पे क्या हो सके? एक फ्री
रेडिकल निकल सके, उस फ्री रेडिकल को यूज करके हम पहला स्टेप अपना कंप्लीट करेंगे, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। अब होगा क्या यहाँ पे गाइस, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आई कुड से कि यहाँ पे 2 पार्ट बन जाएंगे। देखो 2 कैसे, CH3 लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो गाइस यहाँ पर भी तो वही चीज है ना, CH3 या CH3 C डबल बॉन्ड हो, O के साथ एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसे यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ध्यान से समझना गाइस, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अकेला है, ये अनस्टेबल हो गया, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। और इन दैट केस अब ये देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से देखना क्या बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो डबल बॉन्ड बना, तो C डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, क्या बन गया, CO2 बना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से CO2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये बॉन्ड टूट गया, बचेगा क्या, CH3 एक इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस इज, ये 2 मॉलिक्यूल बचे यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? चलो मैं फिर से समझा देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले एसिटल पेरोक्साइड में से ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके उधर, ऐसे 2 अलग अलग मतलब सेम ही है, इस तरीके से आ गए। इनके पास ये है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, चलो मान के चलो एक पहले से बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जाएगा, तो इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, इन दिस केस CH3, अब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, दिस विल बी C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इधर से इलेक्ट्रॉन गया, एक उधर से इलेक्ट्रॉन आया, और मिला करके आपका C डबल बॉन्ड हो बन गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके इसमें से बाहर निकल जाएगा, बचाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जमा हो गया। अब यहाँ पे शुरू क्या होगा, चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल जमा हो गया, अब शुरू क्या होगा, चेन का इनिशिएट होना शुरू होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं भाई, इसको उठा करके किसके अंदर डाल देना, इथीन के अंदर। आपका जो भी मॉनोमर है, जो भी आपको बनाना है उसके अंदर इसको डाल दो। जैसे आपने डाले तो करेगा क्या कि ये जो अकेला है ना, अकेला इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत जाकर इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने की वजह से आगे फर्दर बॉन्ड बनेगा, उसका भी थोड़ा मैकेनिज्म है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, आप लोग तब तक इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग 3 स्टेप करते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलो डू इट फॉर मी। ओके गाइस, देखो चेन इनिशिएशन स्टेप जो शुरू हो चुका है, वी आर इन द मिडिल ऑफ दैट इज, अब होगा क्या, ये जो आपका CH3 बना था, अब इसको आप इन जनरली, बिकॉज मैं आई वाज ट्राइंग टू टेक इथीन का एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर इथीन हो जाएगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैं उससे कराऊंगा तो इट विल बी मच बेनिफिशियल, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, लेकिन है एकदम सेम वही चीज। तो इसको उन्होंने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, R बॉन्ड। अब इसको आपने क्या करा, अब इसमें इथीन भी नहीं दिया है, इसमें आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, CHY। अब ये Y क्या है, एक्चुअली ये जो है जनरलाइज्ड रिएक्शन है, ये कोई प्रॉपर किसी पॉलीमर का प्रोडक्ट का रिएक्शन नहीं, ये जर्नल रिएक्शन है जहां पे बता रहा है कि किस तरीके से ये प्रोसीड करता है। तो दैट्स व्हाई दे हैव टेकन R एंड दे हैव टेकन Y। अब होगा क्या कि जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, ओवर हियर दिस बॉन्ड विल गोइंग टू शैटर, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। टूटेगा तो देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सी ओवर हियर। अब यहां पे देखो R बॉन्ड प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CHY। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर तो पहले से था ही, और एक इलेक्ट्रॉन इधर, समझ में आया। अब इन दैट केस these 2 electrons will make a bond, ये दोनों क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। इधर मैं बनाता हूँ आपको कैसे, देखो R, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आएगा, और दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड जाएगा RCH2 बॉन्ड CHY, यहाँ पे अभी भी ये फ्री है। अब होगा क्या कि जो दूसरा वाला प्रोसेस है यहां से शुरू होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखो
ऐसे, अब ये सॉरी इधर से ऐसे, ये n नंबर में होगा, यस, ये कैसे होगा, n नंबर में होगा, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ सी हियर आर, ये फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है, डन। सेकेंड वाला दैट इज चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप शुरू होता है, दैट इज आर प्लस सेम आर CH2 CHY, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल आएगा N CH डबल बॉन्ड CHY। अब यहाँ पे दिख रहा है ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो फिर से ये शटर होगा, फिर से ये टूटेगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, आपको फिर से ये डालने की जरूरत नहीं, यू हैव जस्ट पुट वंस एंड इट्स डन, ये शुरू हो जाएगा। अब फिर से क्या हो जाएगा, ये हटा दो, अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसका इससे बॉन्ड बन जाएगा और फिर से क्या होगा, ये फिर से फ्री हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड निकल गया, ये बॉन्ड फिर से बन गया, इन दिस केस फिर अगेन ऐसे। अब ये रिपीट होते जाएगा, फिर से कैसी मॉलिक्यूल आएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHY, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे ये वाला फिर से क्या करेगा, इसके साथ मिलकर फिर से एक बड़ा सा बॉन्ड बना लेगा, फिर से इस तरीके से बढ़ते जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन प्रोपगेशन स्टेप, मतलब ये बार बार बढ़ते जाएगा और दिस स्टेप इज वेरी रैपिड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, विच वन इज द रैपिड फेज, कौन सा फास्ट रिएक्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर विच वन इज द फास्टेस्ट, यस चेन प्रोपगेशन इज फास्टेस्ट और बहुत तेजी से बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो जाता है। ओके, द थर्ड वन इज द लास्ट वन, दैट इज चेन टर्मिनेशन। जैसे देखो शुरू हुआ तो एट द एंड टर्मिनेट होगा, तभी तो आपका पॉलीमर बनके तैयार होगा ना। तो देखो कैसा 2 मॉलिक्यूल आपने इसका, ठीक है, दैट इज CH2 CHY, दिस इज अगेन रिपीट, यही तो बार रिपीट होगा ना, देखो ना यहाँ पे ये रिपीट होगा, फिर से ये रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से ये। आप इसको R को बाहर भी निकाल सकते हो इफ यू वांट, ऐसे भी लिख सकते हो, डन है, राइट। तो यही बार रिपीट हो रहा है और लास्ट वाले में क्या होगा, CH2 CHY। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखा है, तो मैं सिर्फ एक लिख के एक और मॉलिक्यूल नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, या लेट्स से मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब लिखा मैंने कैसे, थोड़ा उल्टा लिखा है, यहीं पे लिख देता हूँ, देखो आगे पीछे कर रहा हूँ, CH2 CHY and again CH2 CHY। अब ये जो पार्ट है यही बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में व्हाट हैपेंस कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसा आके इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसा आके इसमें ज्वाइंट होगा, कब, एकदम एंड में। जैसे कि समझो कि ये मान के चलो चेन है, बड़ा सा चेन है, which one is blue, come on, oh shit, I hope this one is blue, हाँ ये बड़ा सा चेन है, मतलब एक बड़ा सा चेन, राइट। अब इस एंड में, एट दिस एंड अगेन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड यहां से बन सकता है, यहां से भी, तो होगा क्या, हो क्या सकता है कि ये चेन जाके ऐसे इसमें ज्वाइंट हो गया, मतलब ये ऐसे घूम के इसमें ज्वाइंट हो गया, फिर ऐसे जाके इसमें ज्वाइंट हो गया। इस तरीके से आपका चेन का ग्रोथ लेना बंद हो जाता है और एट द एंड आपको क्या होता है, आपको प्रोडक्ट और आपको पॉलीमर मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है, पॉलीमर मिल जाता है। तो पहला स्टेप क्या था, चेन इनिशिएशन, क्या था, चेन इनिशिएशन। दूसरा था चेन प्रोपगेशन, फास्टेस्ट स्टेप पर बहुत जल्दी है फटाफट ग्रोथ लेता है। और थर्ड वन वाज चेन टर्मिनेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेशन लिख सकते हो, टर्मिनेशन जहां पे चेन क्या होता है, अपने आप से टर्मिनेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, जैसे मैंने एडिशन में कहा था कि एडिशन में देयर विल बी नो रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला नहीं है, लेकिन ओवर हियर मॉलिक्यूल विल बी रिलीव। कंडेंसेशन में जो होगा ना, तो मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और कंडेंसेशन मतलब क्या होगा, A and B will collide to make a polymer, समझे, A and B will condense or collide to make a polymer. In this process, while mixing to each other, they will going to release small molecules. Small molecules में क्या हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, will release small molecules, जैसे कि H2O निकल सकता है, HCl निकल सकता है, NH3 निकल सकता है, एंड और क्या निकल सकता है, देखो फिर से देख लो, H2O, HCl, NH3, HCl, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं,
H2O निकल सकता है, HCl निकल सकता है, NH3 निकल सकता है और मेथनॉल निकल सकता है, दैट इज CH3OH। याद रखना जैसे ही ये सब निकले तो तुरंत पहचान लेना कि वो क्या है, कंडेंसेशन है। और जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जब ये कंडेंस होता है तो ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये स्टेप वाइज कंडेंस होता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, और एक नाम है दैट इज इट इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चलो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। द एग्जांपल इज ऑफ पॉलीएस्टर। किसकी एग्जांपल है, पॉलीएस्टर की एग्जांपल। व्हाट इज एस्टर, देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR एंड वो here फिर से R लगा दिया। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज पॉलीएस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। अभी जो पॉलीएस्टर बॉन्ड है ना, ठीक है, पॉलीएस्टर या फिर टेरिलिन या टेक्रोन बोल सकते हो, ये किससे बनता है, ये आपको बनता है ग्लाइकॉल एंड थैलेप्थेलिक एसिड। देखो बनाता हूं मैं आपको, n नंबर में ले लो, CH2 and OH प्लस HOOC, एक बेंजीन की रिंग बना लो, बेंजीन की रिंग, अगेन C डबल बॉन्ड OH, ये भी आपका n नंबर में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, आपका ग्लाइकॉल है, दिस इज द ग्लाइकॉल एंड दिस वन इज थैलेप्थेलिक एसिड। ओके, यहाँ पे P आएगा, थैलेप्थेलिक एसिड, आई डोंट नो दिस स्पेलिंग, राइट, देख लीजिएगा। ओके, सो होगा क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ से गैस क्या निकल सकता है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H। तो एक्चुअली में OH और H मिला के क्या होगा, माइनस H2, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बचता है क्या हुआ, हम लिख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे बचा HO, दैट इज OH, CH2 बॉन्ड फ्री हो गया इसका, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ना जाके इससे टकराएगा, इस वाले बॉन्ड से लगेगा। याद रखना इस चीज को, OC डबल बॉन्ड हो, याद रखना गाइस। यहाँ पे तो ये जो COH है ना, ये एक्चुअली में इस तरीके से बॉन्ड बनता है, देखो कैसे, ये होगा ऐसा OH C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे बेंजीन की रिंग, दैट इज PH रिंग, मतलब इस फिनाइल रिंग। बच्चों को ऐसा मतलब लिखा ऐसा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि COOH एक साथ में नहीं, ऐसा वो इस तरीके से फॉर्म है। तो यहाँ से ये निकला तो बचा क्या, निकला CH2 के साथ O। अब क्या है आपका, यहाँ पे आपका बेंजीन की रिंग, ठीक है, अगेन COH, ठीक है, याद रखना। अब दिस लिंक दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर लिंक। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर लिंक। और यही एस्टर लिंक की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। ऐसे बहुत सारे लिंक होते हैं, देखो ना, फिर से यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस तरीके से बॉन्ड बनता जाएगा। याद रखने वाली क्या चीज है कि इसमें एस्टर लिंक होता है, बहुत सारे एस्टर लिंक होने की वजह से दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएस्टर। समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या याद रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूवल होगा, मतलब रिमूवल होगा, चाहे मतलब कि ये चार चीज का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखना है, तो आपको इतना ही याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, स्टेप वाइज धीरे धीरे ग्रोथ को लेता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा क्या है, ये पॉलीएस्टर है। क्यों पॉलीएस्टर, बिकॉज ये पॉलीएस्टर के बड़े बड़े लिंक बनाता है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका, अब ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड एज डेक्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, डेक्रॉन या फिर टेरिलीन। याद रखने का नाम, स्पेलिंग देख लेना है इस नंबर में, ठीक है। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। चलो आप लोग, ओके, द थर्ड वन इज व्हाट, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। देखो गाइस, इसमें कैसा होता है कि या तो आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया, इसमें रिंग ओपनिंग में होगा क्या, ऑब्वियस बात है, रिंग ओपन होगा। तो रिंग ओपन होने के लिए कंपाउंड में रिंग वाला ही चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लिक ईथर्स, जैसे कि O बॉन्ड, दिस इज द साइक्लिक ईथर, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ईथर्स।
एक और एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, लैक्टोन्स। क्या लैक्टोन्स क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ आ गया, ओ हियर दिस गोज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टोन्स। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टोन्स। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सी जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे NH है, ठीक है, एंड ओ हियर डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टोन्स, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मोनोमर जो साइक्लिक है, कैसे है, साइक्लिक है, रिंग के फॉर्म में है, तो उनको जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल के ब्रेक करते हो और फिर वो ब्रेक होने के बाद अपने आप को ऐड होना शुरू करते हैं, एडिशन करना शुरू करते हैं और फर्दर जाके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। याद क्या रखना है कि इसमें आप या तो स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हो, एसिड फॉर व्हाट, टू ब्रेक रिंग, रिंग को ब्रेक करने के लिए। फिर फर्दर आगे क्या बनेगा, आपका पॉलीमर बन जाएगा। क्या बनेगा, पॉलीमर। अच्छा याद रखना, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि आपका कंडेंसेशन था, उस तरीके से ये भी है, दोनों ही स्टेप ग्रोथ है, लेकिन एडिशन नहीं है, क्योंकि वहां पे एक मैकेनिज्म आता है दैट इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन, वो बहुत ही रैपिड लेकर के जाता है, इस वजह से वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नहीं है। इसमें क्या होगा, बार बार रिंग टूटेगा बनते जाएगा, रिंग टूटेगा बनते जाएगा, इस वजह से स्टेप ग्रोथ है। याद रखना इस चीज को। मतलब कंडेंसेशन में देयर वाज रिमूवल ना, तो बार बार रिमूव होगा फिर ऐड होगा, रिमूव होगा फिर ऐड होगा। उसमें देयर वाज नथिंग व्हाट इज रिमूवल, ब्रेक और टक, ब्रेक और टक, ब्रेक और टक, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दूसरा बन रहा है, क्योंकि ये ब्रेक बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके टेक्स्ट बुक में जो है दैट इज ई कैप्रोलैक्टम का, दैट इज एप्सिलॉन, ई मत बोलना, दैट इज ई एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। कैसे बनेगा देखो, मैं बना करके दिखाता हूँ। सिंपल एक पहले ऐसे लाइन मारो, यहाँ पे बनाओ NH, यहाँ पे CO, क्या बनाएंगे आप लोग, CO, C डबल बॉन्ड O, सिंगल यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, ओ आई थिंक सो बना दी, जो पहले ऐसा देन ऐसा। चलो देखो, एक लाइन सीधा, 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, वो याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ओवर हियर इट विल बी रिटन बीटा, यहाँ पे होगा अल्फा, यहाँ पे होगा एप्सिलॉन, ठीक है। याद रखना उस चीज को, बस नेमिंग है। तो जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूटने के बाद ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। देखो कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले बॉन्ड NH, NH का बॉन्ड किससे है, यहाँ पे NH का जो ये NH है, जो N है N, इसका बॉन्ड किससे, ये वाले कार्बन से। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले कार्बन लिख देना है। अच्छा यहाँ पे जो कार्बन है, हर एक कार्बन के पास देखो ना, यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो उसकी वैलेंसी देखो 1 और 2 हुई, तो 2 किससे सेटिस्फाइड है, 2 और किससे सेटिस्फाइड है, तो वो किससे है, हाइड्रोजन से, इससे सेटिस्फाइड है, H H। यहाँ पर भी क्या होगा, H H। तो क्या दिख रहा है कि हर एक कार्बन के पास 2 H बराबर। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 कार्बन। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो ना, C5H10 बराबर। एक कार्बन कितना टोटल 5, एक कार्बन के पास कितना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है 2, तो ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ वाला देखो, यहाँ वाला देखो, ये ना यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक और हाइड्रोजन से। यहाँ वाला कार्बन देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से। बाकी सब सेटिस्फाइड है, इस तरीके से ये सेटिस्फाइड है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, CH2, बाहर लिख दिया मैंने 5। बात तो वही हुई ना गाइस, बात तो वही हुई। अब यहां पर आपको ये लिखना है, बॉन्ड C डबल O, समझ में आया। अब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, समझ में आया। ऐसे यहां से बॉन्ड बनाएगा, यहां से बॉन्ड बनाएगा, आगे जाके ये बॉन्ड इस तरीके से बनाते रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज इट विल मेक अ पॉलीमर, और इस तरीके से पॉलीमर बन जाता है।
ऐसे हम इसको ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। रिंग ओपन होता है, किस वजह से ओपन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी चीज एक और याद रखने वाली है, वो ये है कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल लूज नहीं होने वाला है। कोई मॉलिक्यूल कहीं से गया क्या, नहीं, तो इट वोंट गोइंग टू लूज मॉलिक्यूल, वोंट डोनेट या लूज, यू कुड से डोनेट लूज मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, याद रखना इस चीज को। है क्या ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, किसकी तरह, किसकी तरह, कंडेंसेशन पॉलीमर की तरह, याद रखना। इसमें बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल आके ऐड नहीं होते, छोटे छोटे ऐड होते हैं, इस वजह से इस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज intermolecular forces, that is classification of polymer based on intermolecular forces. देखो what happens, mechanical properties just like tensile strength, elasticity, plasticity, कितना उसका stretchability है, these all things are depends on the intermolecular forces, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या है। On that basis we can divide polymers into elastomers, fibers, thermoplastic and thermostatic. This is very important. So we are jumping on to the first topic, that is elastomers. Elastomers क्या होता है, देखो whenever you applied pressure और applied force, होता क्या है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े दूर हो जाते हैं, मतलब थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एकदम वीक है, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन स्पेस होने की वजह से, बॉन्ड होने की वजह से या क्रॉस लिंक होने की वजह से दे अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इलास्टोमर में क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो थोड़ा दूर जाता है, जैसे प्रेशर हटता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वीक, दो दे आर द वीक फोर्सेस बट है तो ना, एंड द क्रॉस लिंक बिटवीन देम, क्रॉस लिंक की वजह से वो वापस अपने पोजीशन पे फिर से आ जाता है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी देता है, स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी देता है, और जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो टूटता नहीं, थोड़ा हैंडल करता है, लेकिन लार्ज प्रेशर लार्ज फोर्स को हैंडल नहीं कर सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वल्कनाइज्ड रबर। नियोप्रीन भी एग्जांपल इसका, नियोप्रीन, बुनाइन भी है तो बहुत एक एक दो ही आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, फाइबर्स। देखो पॉलीमेरिक सॉलिड्स जिससे थ्रेड बनता है, व्हिच आर इन द थ्रेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज फाइबर्स, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस, फोर्स कैसे वीक है, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहां पे मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। किस तरीके से, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग ये होता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है ना गाइस, कि इसमें आपका डाइपोल डाइपोल मूवमेंट की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स भी आता है। बोलो डाइपोल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से फाइबर्स में बहुत जबरदस्त बॉन्ड बनता है, जैसे कि टेरेलिन, अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। उसमें से कार्बन पॉजिटिव होता है, एक साइड से ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ये ऑपोजिट जो चार्ज होता है बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग टाइप, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एग्जांपल क्या है इसका, टेरेलिन ले लो या डेक्रोन ले लो, डेक्रोन, टेरेलिन डेक्रोन दोनों सेम ही है, डेक्रोन ले लो, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट इज व्हाट, थर्मोप्लास्टिक। देखो व्हाट इज प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब आप कोई भी चीज पे प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो अपना पोजीशन चेंज करता है, फिर जैसे ही प्रेशर हटता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। समझ में आया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक ही, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, समझ में आया आप लोगों को। देखो इसमें एक और सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, जब आप थर्मोप्लास्टिक को हीट करोगे, हीट करके जब मोल्ड करोगे तो वो हीट होगा, जो शेप में मोल्ड करना चाहते हो मोल्ड भी हो जाएगा। आपने चलो इसको यूज किया, नाउ द टाइम कम्स कि आपको उसको रिसाइकल करना है, तो फिर से आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद फिर से आपने किसी और शेप में उसको बनाना चाहा तो क्या होगा पता है, बन जाएगा। These type of polymers are called as thermoplastic। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर में जो बॉटल, दैट इज पॉलीथीन,
पॉलीथीन, पीवीसी, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इट कैन बी रिसाइकल्ड, याद रखना, क्या याद रखना है, रिसाइकल्ड होगा, यू कैन रीमोल्ड इट, रीमोल्ड मतलब इसको फिर से दूसरे शेप में भी डाल सकते हो। व्हेन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एंड प्रेशर एंड हीट, आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, आप इसको रिमोल्ड भी कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब यूज करना, रिमोल्ड मतलब एक शेप से दूसरे शेप में करना। जैसे आपने बॉटल के फॉर्म में यूज किया, अब उसको टिफिन के फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। लास्ट में थर्मोस्टेटिक, इसको एक बार आपने यूज कर लिया, हीट करके एक बार आपने मोल्ड कर दिया, फॉर्म दे दिया, अगर आप फिर से हीट करोगे, फिर से मोल्ड करोगे तो ये होने से रहा, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा। तो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स को इज कम्स अंडर, डू कम अंडर थर्मोस्टेटिक। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये है कि इंजन, देखा होगा इंजन का जो ऊपर का कैप होता है उसको जब रखते हैं अंदर, जब बंद करते हैं, क्लोज करते हैं उसके कैप को, तो उसके अंदर में एक पतला सा रिंग जैसा होता है, राइट, वो ऐसा आपके टेक्स्ट में दिया है एग्जाम्पल, वो ऐसा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज गास्केट, इसको हम क्या बोलते हैं, गास्केट। बीच में यहाँ पे होल होता है नट और नट लगाने के लिए, अच्छे से इसको टाइट करने के लिए। देखो ये वहां पे क्यों यूज होता है, जब इंजन की जब हीट होती है ना, इंजन की जब हीट होती है, वो हीट को क्या करता है ना, ये अगर कोई और चीज यहाँ पे यूज करते हैं तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है, वो मोल्डेड हो जाता है, रिमोल्ड हो जाता है, हीट होके एक्सपांड हो जाता है, और एक्सपांड होता है तो इंजन का जो कैप है लूज होता है और फर्दर डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इस पे यूज किया जाता है, क्योंकि एक बार ये रिमूव हो चुका है तो अब ये चेंज नहीं होगा, हीट लगा कुछ लगा कुछ भी उसको चेंज होने वाला नहीं है। इस तरीके से कैप और आपका इंजन का जो लोअर पार्ट है वो इंटैक्ट होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड गैस्केट। ओके, चलो लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज व्हाट, बेस्ड ऑन मोनोमर्स, कैसे मोनोमर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स। तो इट विल बी होमोपॉलीमर्स, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल टॉपिक कुछ नहीं। और एक है आपका कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स सिंपल है, इसमें एक मोनोमर होगा और इट कैन बी टू। सिंपल, क्या बोल रहा है ये कि जब इसका एडिशन होगा, कंडेंसेशन होगा, चाहे वो रिंग होगा, कुछ भी होगा, होमोपॉलीमर मतलब क्या होगा, या तो सेम होगा, या तो सेम पॉलीमर्स होंगे, या तो फिर दो अलग अलग वही दोनों बार बार रिपीट करेंगे, वही दोनों बार बार रिपीट करेंगे। नॉर्मली कैसे, होमो का मतलब ये होता है सेम, तो सेम होगा, जैसे ए है तो ए ही बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, ए ही अपने आप को रिपीट करेगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 एंड अगेन नाइलॉन 6 और ये वाला में देख लेंगे हम लोग, तो पॉलीथीन है, क्या है ये, पॉलीथीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, तो अब ये ब्रेक होगा तो C इधर सिंगल बॉन्ड CH2, अब यही यूनिट बार बार रिपीट होगा, तो ये अगर मेरा A हो गया तो बार बार A ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होमोपॉलीमर्स, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। कोपॉलीमर्स में क्या होगा कि दो को मतलब 2, 3, 4 मिलके एक साथ एक पॉलीमर बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बूना एस एंड ऑल, दिस आर द बेस्ट एग्जांपल। एक दो एग्जांपल याद रखो, ज्यादा एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इसमें क्या होगा, इट विल बी लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस B है प्लस C है, अभी तीनों मिलाकर क्या बन रहे, पॉलीमराइज होके ABC रिपीट हो रहा है बार बार, ABC गोज ऑन लाइक दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर, जहां पे मोर देन एक से दो होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलो आई थिंक सो मुझे यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक और टॉपिक है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। देखो होता क्या है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, ओरली आप समझ जाना, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब पॉलीमर्स है जो आपकी बॉडी में ही है, चाहे प्लांट बॉडी में हो चाहे एनिमल बॉडी में हो, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। लेकिन ये जो पॉलीमर्स बन रहे थे स्टार्टिंग में, तो दे विल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो एनवायरमेंट में डिग्रेड ही नहीं होते। और आज की डेट में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो किस चीज का, प्लास्टिक का है। क्योंकि देखो आज हम सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से या 6 महीने से
1 साल से गुड से कैंपेन चल रहा है कि हम प्लास्टिक को मिनिमल यूज पे लेकर के मिनिमल यूज पर लेकर के आ जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है बिकॉज आप पॉलीमर से पूरे घिरे पड़े हो, स्पेशली आप पॉलीथीन से, प्लास्टिक से घिरे पड़े हो, तो इट्स नॉट दैट इजी कि स्ट्रेट में उसको आसानी से बस निकाल दिया जाए। इट्स नॉट अ गार्बेज इन हाउस, राइट? उसको आपने झाड़ू लगाया और बाहर निकाल दिया। प्लास्टिक इज कनेक्टेड टू योर लाइफ इन एवरी स्टेप, राइट? तो उसको इतना बाहर निकालना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो डिग्रेड होता नहीं है, टूट टूट कर बिखर नहीं जाता है जैसे कि दूसरे आपके पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। तो इस वजह से नाउअडेज रिसर्च इज गोइंग ऑन कि कुछ ऐसा पॉलीमर्स बनाए जो हेल्पफुल हो, लाइट वेट हो, कम में पड़े, सस्ते में पड़े, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो डिग्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है? सो आई विल गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर, यहां तक ही आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। उसमें हम पॉलीथीन लेंगे, वल्कनाइज्ड रबर लेंगे, बुना एस लेंगे, बुना एन लेंगे, फिर हम बेकेलाइट लेंगे, मेलामाइन लेंगे, बहुत सारे नियोप्रीन, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब 8-10 होंगे और इंशाल्लाह आई ट्राई टू फिनिश इट इन वन लेक्चर, ठीक है? चलो गाइस, आई होप आप लोगों को समझा होगा। कोई भी डाउट आता है तो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो, नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन अगर टाइप करने नहीं होता है तो वॉइस रिकॉर्ड करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है, और मैं रिवर्ट बैक करूंगा वो वॉइस रिकॉर्ड से, ठीक है? आंसर दूंगा। ओके गाइस, चलो, अल्लाह हाफिज।